हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जून 2024 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो। क्योंकि हमारा जेआरएफ तभी ही क्वालिफाई हो पाएगा जब हम दोनों पेपर मतलब फर्स्ट पेपर और आपके सब्जेक्ट दोनों में हम बहुत गजब का स्कोर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें 5 सबसे बड़े बदलाव हुए हैं और इन पांचों के पांचों बदलावों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और ये आपके लिए समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको इन 5 बड़े बदलावों के बारे में नहीं पता है तो आप एक बहुत ही सही ढंग से एक सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाओगे और यदि आप सही ढंग से सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाओगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा। आप लोगों को भी पता होगा कि केवल मेहनत करने से कभी भी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। मेहनत करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करो, स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक गधे की तरह मेहनत होती है, एक घोड़े की तरह मेहनत होती है। गधा बेचारा पूरी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है और उसको फल क्या मिलता है? वो सूखा चारा मिलता है, ठीक है, वो भी ठीक टाइम से नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी साइड जो घोड़ा होता है वो साल में कुछ ही दिन मेहनत करता है, लेकिन उसको कितनी अच्छी इज्जत और कितना अच्छा रेस्पेक्ट, कितनी अच्छी पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है जून 2024 में, तो हमें गधे की तरह नहीं, हमें घोड़े की तरह स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, ताकि हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके के क्या बदलाव है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था। जो नेट के फर्स्ट पेपर का बैच था, उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपके सामने। हमारे बैच में टोटल 11 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 86 नंबर प्लस का स्कोर था। वहीं 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 84 नंबर आए थे। 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 82 नंबर आए थे। 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 80 नंबर आए थे और टोटली कुल मिलाकर 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70 नंबर से ज़्यादा का स्कोर था। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा स्कोर जाता है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर होता है। जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। अब ये गारंटी बैच क्या है, इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है बहुत गजब के मार्क्स के साथ, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होता है, सब्जेक्ट को लेकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनके सबसे बड़ी गड़बड़ करता है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, जबकि उनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर है। ओवरऑल फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो सभी के सभी कैंडिडेट वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। अब हम जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। देखो, पहले जो पेपर था फर्स्ट पेपर का, उसमें 60 क्वेश्चन आते थे 2019 से पहले, उनमें से हमें 50 क्वेश्चन करने होते थे, 10 क्वेश्चन छोड़ने होते थे। ठीक है, ये 2019 से पहले का पैटर्न है जब पेपर ऑफलाइन होता था। जब से पेपर ऑनलाइन शुरू हुआ है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो पेपर था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता था, मतलब जो 50 क्वेश्चन थे वो 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से आते थे। लेकिन पिछले 2 साल से
फर्स्ट पेपर का जो पेपर लेवल है वो इतना ज़्यादा बदल चुका है कि लगभग 40 क्वेश्चन, तो मैं लगभग 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लगभग 40 क्वेश्चन हैं जो सिलेबस से आते हैं, लेकिन लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं। यदि आपको फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है तो आपको ओवरऑल इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। आपको कंप्लीट सिलेबस तो कवर करना ही है, करना है, साथ ही साथ आपको उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बदलाव तो ये है कि लगभग 10 क्वेश्चन है, लगभग जिसको हम 20% पेपर कह सकते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक है उनको आप केवल और केवल तभी अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे जब आप पिछले 3-4 साल के पेपरों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर इतना टाइम तो है नहीं कि हम पिछले 3-4 साल के सभी पेपरों को अच्छे से पढ़ पाएं, तो भाई लोगों उसके लिए भी हम सॉल्यूशन लेकर आए जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। देखो, जब आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखोगे डाउनलोड करके तो यूजीसी ने सिलेबस के बिल्कुल लास्ट में लिख रखा है कि प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो पहले बिल्कुल ठीक था कि पहले हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अब जो पेपर है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कि जो यूनिट सबसे ज्यादा टफ है, जिन यूनिटों में क्वेश्चन करना आसान नहीं है, उन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जिन यूनिटों से क्वेश्चन ठीक करना बिल्कुल आसान है या जो यूनिट बिल्कुल सिंपल है वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल भी जो पेपर पैटर्न वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बदल चुका है। अब पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है, देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से आजकल लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल अलग तरीके के आते हैं, मतलब जो भारतीय तर्कशास्त्र है ना वहां से आते हैं ये क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग से केवल 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी कम्युनिकेशन से केवल 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल यूनिट है। हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस से लगभग 5 क्वेश्चन, आईसीटी से लगभग 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं पहले की बात करूं तो रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आते थे और मैथ का केवल 1 क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल मैथ के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम डीआई की बात करें तो उसके फिक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के बिल्कुल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये पेपर पैटर्न बदल चुका है। यदि मैं अब के बार के पेपर की बात करूं तो अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, इसमें ईवीएस में 6 से 7 क्वेश्चन आए थे ईवीएस के यूनिट से, वहीं जो आईसीटी वाली यूनिट है इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर पैटर्न बदल चुका है। अब अच्छा स्कोर कब होगा, जब हम उन यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें हमें बहुत गजब तरीके से तैयार करना है और ये बहुत टफ यूनिट भी है, जैसे ईवीएस, आईसीटी है, डीआई, आरसी है, रीजनिंग, मैथ है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं यूनिट वाइज तरीके से। वही कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन ये बिल्कुल ईजी यूनिट है, तो यहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं आजकल। तो आपको पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको उन यूनिटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना है। आपको उन यूनिटों को बहुत ज़्यादा डिटेल से और बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से पढ़ना है जिन यूनिटों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चनों के लेवल की बात करते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल कितना ज्यादा बदल चुका है। देखो, जो पहले पेपर आता था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता था। ठीक है, लेकिन आजकल जो पेपर वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है, ज्यादातर टफ ही लेवल का पेपर आता है। कुछ कुछ शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट लेवल के आते हैं, बाकी हम एवरेज निकालें तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल या हम टफ लेवल का कह सकते हैं। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहले जो क्वेश्चन आते थे 2020 से पहले का पेपर उठा के देखो, प्रत्येक क्वेश्चन 2-3 लाइनों का होता था। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनमें 2 लाइनों में क्वेश्चन होता था और उनके बिल्कुल 4 ऑप्शन होते थे 4 शब्दों के, और उनमें से हमें आंसर देना होता था। लेकिन आजकल प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 6-7 लाइन का होता है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जैसे लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोधार्थी के संबंध में सत्य है। अब उसके नीचे टोटल 8-9 कंडीशन लिख देगा।
ठीक है। अब उन कंडीशनों में से हमें छांटना होगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जो शोधार्थी के संबंध में सत्य हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन है जो शोधार्थी के संबंध में असत्य होंगी। ठीक है, इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब उसके नीचे टोटल 8 कारण लिख देगा। अब उनमें से 4 कारण होंगे जो तापमान को बढ़ने में योगदान करने वाले होंगे, 4 ऐसे कारण होंगे जिनका तापमान से कोई संबंध नहीं होगा, तो हमें उनको पुटअप करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब प्रत्येक क्वेश्चन है ना जो लगभग 6-7 लाइन का तो आता ही है कम से कम, और ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के होते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ रखा है, आपका उस टॉपिक को लेकर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले पेपर ऐसा आता था कि आपने रट रखा है, आपने याद कर रखा तो आप क्वेश्चन ठीक कर सकते थे, लेकिन आजकल आपको याद करना तो जरूरी है ही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट देगा ना, कथन देगा, उनमें वो तथ्यों को जोड़ देगा, फैक्ट को जोड़ देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्ट सही है या गलत है। साथ ही साथ में आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करें तो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज वो बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही है। क्वेश्चन के अंदर बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हमें शब्द का मतलब ही नहीं पता कि शब्द का मतलब क्या है, तो हम क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पाएंगे और हमें क्वेश्चन क्या लगेगा, टफ लगेगा। ठीक है, यदि हमने क्वेश्चन के अर्थ को समझ लिया, उस शब्द के अर्थ को समझ लिया कि इस शब्द का अर्थ ये है, तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या चाहता है। तो आजकल क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए एक तो कठिन लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा पर्यायवाची और कठिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, साथ ही साथ आप उसको सेंटेंस में भी अप्लाई करके देखो ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक ये बड़ा बदलाव हुआ है। उसके बाद हम रीजनिंग के देखो, रीजनिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चन पहले की हम बात करें तो पहले सिंपल सिंपल बिल्कुल जो इजी टॉपिक है ना रीजनिंग के, वहां से क्वेश्चन बनते थे, जैसे अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज ABCD वाला हो गया। बड़ी मुश्किल से कभी कभार एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आता था, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म थे अल्फाबेट सीरीज के आते थे। अल्फाबेट सीरीज बिल्कुल इजी टॉपिक होता है। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते थे। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे आते थे कि जैसे राम उत्तर की साइड मुंह करके खड़ा हुआ है, अब वो अपने दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, अब बताओ उसका मुंह है किस दिशा में है। इस तरीके के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते थे जिनको हम डायग्राम बनाकर बहुत ही आसानी से कम टाइम में सोल्व कर देते थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते थे कि वह उसका पिता है, उसका बेटा, उसका मामा, इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते थे। बिल्कुल इजी टॉपिक, रिलेशन के बेस पर हम ठीक कर देते थे। एज के क्वेश्चन आते थे कि पिता की उम्र इतनी है, बेटे की उम्र इतनी है, तो 5 साल बाद में दोनों की उम्र का औसत इतना है, तो बताओ बेटे की और पिता की वर्तमान में उम्र क्या है। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये रीजनिंग के सबसे सरल टॉपिक थे जिनसे पहले क्वेश्चन बनते थे। पहले रीजनिंग के लगभग 4 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब सब कुछ बदल गया है। अब क्या बदल गया भाई, आजकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से बनते हैं। भाई नंबर सीरीज है ना, वो सबसे टफ सीरीज होती है। नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। आपको संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ में आपके तर्क करने की कैपेसिटी भी ठीक होनी चाहिए, तब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को ठीक कर पाओगे। ठीक है, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनका टाइम के साथ कि अब सुई 1 घंटे बाद इतना चक्कर लगाती है, तो अब घंटे की सुई कहां पर होगी, इस तरीके से, जो कि रीजनिंग का सबसे टफ टॉपिक होता है। कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं आजकल, लेकिन वो टफ लेवल के आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है आजकल भी, लेकिन पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या आता था कि अब राम का मुंह किस दिशा में है, अब राम का मुंह अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब राम अपने घर से कौन सी दिशा में खड़ा हुआ है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो मैथमेटिकल टाइप के आते हैं। ठीक है, पहले तो आपको 5-7 किलोमीटर चलाएगा, जैसे राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह 45 डिग्री के कोण पर घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो अब बताओ राम अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये क्या होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, टॉपिक डायरेक्शन का ये, लेकिन क्वेश्चन मैथमेटिकल हो गए। अब इस क्वेश्चन को आप कब ठीक कर पाओगे, जब आपकी मैथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है। तो आजकल जो रीजनिंग है ना, वो रीजनिंग के जो सबसे टफ टॉपिक है ना, जो एसएससी सीजीएल में और बैंक के एग्जाम के कैंडिडेटों के लिए सबसे टफ टॉपिक होते हैं, वहां से आ रही है। ठीक है, और आजकल रीजनिंग के केवल 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव ये हो गया। उसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। देखो, मैथ के जो पहले क्वेश्चन थे वो केवल 1-2 ही आते थे, तो मैथ नहीं पढ़ते थे तो भी काम चल जाता था, क्योंकि रीजनिंग के सभी क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। पहले मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आते थे, सिंपल इंटरेस्ट से आते थे, साधारण ब्याज के क्वेश्चन आते थे, सरल बिल्कुल सिंपल से सूत्र का, मूलधन गुना दर गुना ब्याज बटा में 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये सूत्र रहता था साधारण ब्याज का। ठीक है, कभी दर निकलवा लेता था, कभी मूलधन निकलवा लेता था, तो कभी समय निकलवा लेता था, एक ही सूत्र से सारा सीन हो जाता था। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आते था, भाई चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन टॉप लेवल का माना जाता था पहले। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन आता था, बिल्कुल सिंपल प्रतिशत का। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कभी कभार आता था, या अनुपात का क्वेश्चन आ जाता था। तो ये है जो मैथ के सबसे सरल टॉपिक है, वहां से पहले क्वेश्चन आते थे, वो भी बिल्कुल सरल सरल, और 1-2 क्वेश्चन आता था बड़ी मुश्किल से। लेकिन आजकल सीन क्या हो गया भाई, आजकल जो मैथ के क्वेश्चन वो लगभग 2-3 आते हैं, कई कई शिफ्टों में तो 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई लोगों, मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग गायब कर देता है, इतने मैथ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आजकल मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, रेलगाड़ी और उसकी स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप और टंकी के क्वेश्चन आ रहे हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिश्रण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई ये जो टॉपिक है ना, वो एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए सबसे टफ टॉपिक होते हैं ये। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो इन टॉपिकों को छोड़ देते हैं। ठीक है, और वहां से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब हमें यदि रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उन टफ टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। हमें मैथ के क्वेश्चन ठीक करना है, तो इन टफ टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अब मैं डीआई की बात करता हूं कि आजकल डीआई किस तरीके का आ रहा है, पहले कैसे आता था। भाई पहले डीआई था ना, जो सिंपल कैलकुलेशन वाला आता था, या पाई चार्ट का आता था, जिसमें प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवा लेता था। आजकल जो डीआई ना, वो टफ लेवल का आ रहा है, जिसमें बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है। प्रतिशत का क्वेश्चन बनता है आजकल डीआई में, ज्यादातर प्रतिशत का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो या तो टेबल में आता है, या फिर वो लाइन ग्राफ में आता है। ठीक है, या फिर आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है डीआई ब्लैंक वाला। टेबल बना देता है पूरी, उसमें कुछ जगह खाली छोड़ देता है, जैसे ये टेबल बना दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब ये ब्लैंक बना दिया, अब इनको फिलअप करो। ठीक है भाई लोगों, ये जो टॉपिक है ना, वो जो बैंक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जहां से आजकल डीआई आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बदलाव आपको समझ में आ गई होंगी। आरसी की बात करें तो पहले जो आरसी आता था ना, वो बिल्कुल सरल आता था, बिल्कुल इजी आता था। जो क्वेश्चनों के आंसर थे वो लाइन टू लाइन हमें पैसेज से मिल जाते थे। ठीक है, एक शब्द को पकड़ा और उसके आगे ऐसे कैसे निशान लगा देते थे, जो बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन में मिल जाता था। बिल्कुल सरल आता था पहले आरसी, कि लाइन टू लाइन ऐसे कैसे आंसर मिल जाता था, जो क्वेश्चन का आंसर था ना, वो ऐसे कैसे पैसेज में मिल जाता था, उस लाइन को उठा के सेट कर देते थे। लेकिन आजकल जो आरसी आ रहा है वो टफ लेवल का आ रहा है। ठीक है भाई, आंसर पैसेज में मिलता ही नहीं है। ठीक है, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। उसके लिए आपको आरसी को बहुत अच्छे तरीके से सावधानी से पढ़ना होगा, उस आरसी का मतलब समझना होगा कि आरसी क्या चाहता है, फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर पाओगे। ठीक है, मतलब जो क्लैट का एग्जाम होता है ना, उसमें आरसी आते हैं टफ लेवल के, उस लेवल के आरसी आते हैं आजकल हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बदलाव थे जिनके बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब हम यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि सर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत टफ लेवल का सीन होता जा रहा है, हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी जून 2024 में। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है। तो अब हम क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें। तो प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है, अब इस गारंटी बैच का नाम हमने गारंटी बैच क्यों रखा है, ये मैं आपको बता देता हूं। भाई लोगों, यहां पर हम आपका जेआरएफ क्वालिफाई करवाने की गारंटी नहीं ले रहे, यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि इस गारंटी बैच में जो हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे ना, उसमें से कम 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से पेपर में देखने को मिलेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी 100% फीस रिटर्न की जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि इस बैच में जो हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, उसमें से कम 40
क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से पेपर में देखने को मिलेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है 100% फीस रिटर्न है, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो जाए। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 वाले पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और हमारा सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, मजा तब आएगा जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अब हम यहाँ पर इस बैच की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस बैच की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं। भाई लोगों, यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। भाई आज यदि आपके फर्स्ट पेपर में 5-7 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना 50 में से, तो ये गारंटी बैच आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आपके आज जो 5-7 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, उनको 40 क्वेश्चनों तक पहुंचा देगा ये गारंटी बैच। इतना बेसिक से इतने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। हम यहाँ पर ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हमारा टारगेट है स्कोर बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर हम प्रत्येक कीवर्ड के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, प्रत्येक कीवर्ड का अर्थ समझेंगे, उसको सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज और कीवर्ड के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर फोकस रहने वाला है। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको केवीएस मैदान खोलकर देखना, ना दृष्टि की, ना अरिहंत की, ना ऑक्सफोर्ड की, एक भी किताब खोलनी नहीं है। सभी की सभी किताबों को आप साइड में रख सकते हो। रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, ये चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमजोर रहता है, हम इसके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल तरीका, अपना देसी तरीका और एक ट्रिकी तरीका। भाई कोई सा तो याद आएगा, जो याद आएगा उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। जो कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि फिलहाल में पेपर क्या चाहता है, फिलहाल में पेपर कहाँ से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो कंटेंट मिलेगा 100% सफिशिएंट कंटेंट रहेगा, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे प्लस पॉइंट, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। बैच लेने के बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं खुद आपसे ऑलवेज बात करूंगा, आपको ऑलवेज इस तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते। यदि आप बैच लेना चाहते हो, बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूज है, तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, मेरे से चैट करो, कॉल पर बात करो और अपने सभी डाउट्स क्लियर करो। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप सपोज दैट रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मेरे से बात करो, ये मेरे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यदि मैं चार्ज की बात करूं तो अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। यदि आप केवल जून के लिए बैच लेते हो तो हमारा चार्ज 1500 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 800 रुपए। आप यदि 1 साल की वैलिडिटी का बैच लेते हो, जिसमें हम 2 बार कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, तो उसकी फीस 2500 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 1200 रुपए है। तो ओवरऑल आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने में ये गारंटी बैच आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। तो आप ये गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।